भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो और इसे L&T के नाम से भी जाना जाता है। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन और IT कंपनी है जिसने अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनाया, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी ने बनाया, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसी कंपनी ने बनाया है और मुंबई के अटल सेतु पुल का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया है। यानी ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसने देश के विकास में और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काफी योगदान दिया है। आपने इस कंपनी का नाम खूब सुना होगा, लेकिन आपको इस कंपनी के चेयरमैन का नाम नहीं पता होगा अभी तक। लेकिन आज इस कंपनी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसका कारण है उनका एक विवादित बयान। यह बयान उन्होंने एक वर्चुअल कार्यक्रम में दिया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वो अपने कर्मचारियों को शनिवार के दिन छुट्टी क्यों नहीं देते। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो तो अपने कर्मचारियों से रविवार के दिन भी काम कराना चाहते हैं, शनिवार की तो बात ही मत कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि मेरे कर्मचारी रविवार को भी काम करें। और आखिर घर पर रहकर लोग कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दफ्तर में काम करते हुए बिताना चाहिए। यह नसीहत दी है SN सुब्रमण्यम ने, जो कि L&T कंपनी के चेयरमैन हैं। क्या कहा उन्होंने, पहले आप ये सुनिए। तो उन्होंने कहा है कि शनिवार नहीं, मैं तो चाहता हूं कि उनके कर्मचारी रविवार को भी, संडे को भी दफ्तर में काम करें। और वो आखिर घर में रहकर करेंगे भी क्या? आखिर कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारते रहेंगे और आखिर कितनी देर तक उनकी पत्नी इन्हें निहारती रहेगी, ऐसा उनका कहना है। और इस बयान से पूरे भारत में एक विवाद छिड़ गया, लोग इस पर बहस कर रहे हैं। और इस बयान में दो बातें हैं। एक तो कंपनी में, दफ्तर में कितने घंटे काम करना चाहिए, वीकली ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, घर, परिवार और दफ्तर के बीच में जो संतुलन है वो कैसा होना चाहिए, आपको कितना समय दफ्तर में बिताना चाहिए, कितना समय घर पर परिवार के साथ बिताना चाहिए। और इस बयान में भारत के पुरुष प्रधान समाज की सोच भी आपको दिखेगी, जहां महिलाओं को आज भी एक गृहिणी के तौर पर देखा जाता है, जिनके साथ पुरुष ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते, ऐसा उनके इस बयान से मतलब निकलता है इसका। अब दूसरी बात, हफ्ते में 90 घंटे काम करने का मतलब क्या है? हफ्ते में 90 घंटे काम करने का मतलब है बिना छुट्टी लिए अगर 7 दिन काम करें तो हर दिन लगभग 13 घंटे काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पास दिन में अपने लिए सिर्फ 11 घंटे बचेंगे और इस 11 घंटे में उसे 7 या 8 घंटे की तो नींद भी चाहिए कम से कम, और बाकी के जो 3 घंटे बचेंगे वो 3 घंटे में बाकी के सारे काम करने होंगे। दफ्तर में आने जाने का समय भी इसी में है। जो लोग इस विचार के खिलाफ हैं, अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इतना काम करवाना, हफ्ते में एक वीकली ऑफ भी ना देना, 90 घंटे काम करना, हफ्ते में 13 घंटे रोज काम करना बिना छुट्टी के, क्या यह अत्याचार नहीं है? भारत का श्रम कानून भी इसे एक संगीन अपराध मानता है। इस कानून को द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहते हैं और इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराना गैर कानूनी है। हफ्ते में 48 घंटे। हालांकि इसके बावजूद भारत में ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा ही काम करते हैं। भारत सरकार के मुताबिक देश में नौकरी पेशा लोग हफ्ते में 49 घंटे 36 मिनट काम करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए लगभग 50 मिनट काम करते हैं एक हफ्ते में। और इसका कारण यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतनी ही ज्यादा सफलता और प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन का मतलब है ज्यादा सैलरी। हमारे देश में ऐसे वर्क कल्चर और सोच को प्रोत्साहित किया जाता है जो लोग बिना छुट्टी लिए लगातार बिना रुके काम करने में गर्व महसूस करते हैं। हालांकि भारत का कानून इसे अपराध की श्रेणी में रखता है। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करना गैर कानूनी है। अमेरिका में हफ्ते में 40 घंटे, चीन और जापान में 40 घंटे, जर्मनी में 48 घंटे, ब्रिटेन में भी 48 घंटे और फ्रांस में हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 35 घंटे काम करने का कानून है। हालांकि ये सारे देश जब अमीर बनने के लिए मेहनत कर रहे थे, जब ये देश
बड़े देश, शक्तिशाली देश बनने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे थे, तब इन देशों के लोग भी 50 घंटे से ज्यादा काम करते थे एक हफ्ते में। जैसे वर्ष 1905 में अमेरिका के लोग हफ्ते में 60 घंटे, जापान के लोग हफ्ते में 65 से 68 घंटे काम करते थे। और यही कारण है कि ये जो दोनों देश हैं ये आगे चलकर महाशक्ति बने, महान बने। जापान एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बना, बहुत सफल देश बना। वो इसलिए क्योंकि इन देशों के लोगों ने उस समय बहुत मेहनत की थी ताकि ये अपने देश को महान बना पाए। और यही कारण है कि भारत को भी लेकर यही सलाह दी जाती है कि यहां भी लोगों को हफ्ते में बिना छुट्टी लिए हर रोज ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि भारत अभी उसी दौर में है जहां भारत को भी एक मजबूत राष्ट्र बनना है, एक महान देश बनना है। आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में इंफोसिस कंपनी के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी यही कहा था कि अगर भारत को चीन से आगे निकलना है तो भारत के युवाओं को हफ्ते में कम से कम 70 घंटे काम करना होगा। और तब भी उनके इस बयान का बड़ा विरोध हुआ था और आज भी यही हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि एसएन सुब्रमण्यम 64 वर्ष के हैं और नारायण मूर्ति 78 वर्ष के हैं, लेकिन वो भारत के युवाओं से चाहते हैं कि वो बिना छुट्टी लिए काम करें। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि इनकी उम्र देखिए, ये पुराने जमाने के कॉन्सेप्ट लेकर अब हमारे सामने आ रहे हैं। हो सकता है इन लोगों के जमाने में ऐसा ही होता हो कि जो जितने ज्यादा घंटे काम करेगा वो उतना ही सफल होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये अब इनकी उम्र हो चुकी है, 78 और 64 वर्ष के हो चुके हैं। इसलिए ये पुराने जमाने के जो आइडिया हैं, पुराने जमाने का जो वर्क कल्चर है, उसे आज के जमाने में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने को एक डरावनी बात बताया है। उनका यह भी कहना है कि एसएन सुब्रमण्यम ने अपने बयान से महिलाओं का भी अपमान किया है। जबकि फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी यही कहा कि वो एसएन सुब्रमण्यम के बयान से हैरान है और वो कहती हैं कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना किसी के लिए भी, किसी के भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जबकि आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ये कहते हैं कि संडे का नाम ही अब सन ड्यूटी क्यों नहीं कर देते। 90 घंटे काम करना सफलता का नहीं बल्कि बर्न आउट का तरीका है। तो ये कुछ अलग अलग रिएक्शंस जो आ रहे हैं लोगों के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हुए भी इस सुझाव का मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या हफ्ते में 90 घंटे काम करने से उनकी सैलरी डबल हो जाएगी, और यह सवाल काफी हद तक जायज भी है। वर्ष 2023 और 24 में एल&टी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम की सालाना तनख्वाह 51 करोड़ रुपए थी। फिर से सुन लीजिए, इनकी अपनी तनख्वाह जो है वो 51 करोड़ रुपए थी वर्ष 2023 और 24 में, यानी पिछले साल। और इसमें पिछले साल के मुकाबले 43% की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी साल उनकी कंपनी के कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 10 लाख रुपए सालाना से भी कम थी। इसका मतलब यह हुआ कि एसएन सुब्रमण्यम की सालाना तनख्वाह उनके कर्मचारियों की सालाना तनख्वाह से 534 गुना ज्यादा है। लेकिन वो चाहते हैं कि इतनी कम तनख्वाह में भी उनके कर्मचारी बिना छुट्टी लिए पूरे साल लगातार 13 घंटे हर रोज काम करें। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में जब आपके प्रमोशन का समय आता है, और ये बात मैं आज हमारे उन दर्शकों के लिए कह रहा हूं जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, तो मार्च अप्रैल में जब आपके प्रमोशन का समय आता है, तनख्वाह बढ़ाने का समय आता है, तब बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके मैनेजर और आपके बॉस आपको यही बताते हैं कि कैसे यह साल उनकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा, या कंपनी अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाई। हमने जो लक्ष्य अपने लिए रखे थे, आर्थिक लक्ष्य, हम उन्हें पूरा नहीं कर पाए। कंपनी जितना मुनाफा कमाना चाहती थी उतना नहीं कर पाई। या फिर वो ये कहते हैं कि कंपनी ने जो पैसा कमाया भी है, उस पैसे को ये कंपनी अब अपने विस्तार पर खर्च करना चाहती है, एक्सपेंशन पर खर्च करना चाहती है, और इसलिए कंपनी के पास पैसा नहीं है और आपके वेतन में एक बहुत मामूली वृद्धि की जा रही है। और फिर आपसे यह कहा जाता है कि
अगले साल आप मन लगाकर काम कीजिए और अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए, कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया आपकी मेहनत की बदौलत, तो फिर अगले साल आपके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। अभी यह साल मन लगाकर इतने पैसे में काम करते रहिए। यह आप में से बहुत सारे लोगों की अपनी कहानी जरूर होगी। आप में से बहुत सारे लोगों की दुखती रग होगी। हर साल मार्च और अप्रैल में जब आप ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि आपकी कंपनी इस बार आपकी तनख्वाह बढ़ा देगी, इस बार आपको अपनी ईएमआई देने में कुछ आसानी हो जाएगी, इस बार आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, घर का कोई नया सामान खरीद सकते हैं, तभी आपकी कंपनी आपको यह बताती है कि यह साल तो अच्छा नहीं रहा, हमारे पास पैसा नहीं है। आप ऐसा कीजिए, 2.5% या 5% की एक वृद्धि ले लीजिए, इस साल मन लगाकर काम कीजिए, फिर अगले साल देखेंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए और अपने खर्च को कम करने के लिए बड़ी बड़ी मशहूर कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करती हैं और ये कंसल्टेंसी फर्म्स इन कंपनियों को जो सलाह सबसे पहले देती हैं वो होती है कॉस्ट कटिंग की सलाह, कि सबसे पहले आप कॉस्ट कटिंग कीजिए, खर्चा कम कीजिए। और कॉस्ट कटिंग के लिए कर्मचारियों की संख्या सबसे पहले कम कीजिए, आपको इतने कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, अपने एक कर्मचारी से 2 कर्मचारियों का काम करवाइए। इसे वो कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं, कॉस्ट कटिंग कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। और सब बड़ी कंपनियां जो हैं हर साल यही करती हैं। वो चाहती हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम होती जाए और जो कम संख्या के कर्मचारी हैं वो डबल काम करना शुरू कर दें, और जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट भी डबल हो जाए। और प्राइवेट कंपनियों में आपकी स्थिति ऐसी कर दी जाती है कि आप सैलरी बढ़ने के बारे में तो सोचते ही नहीं, बल्कि आप सिर्फ इस चिंता में घुलते रहते हैं कि आपकी नौकरी ही कैसे बची रहे। परिश्रमी होना और ज्यादा घंटे काम करना गलत नहीं है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि किसी भी व्यक्ति के लिए बिना छुट्टी लिए काम करना स्वाभाविक नहीं है और यह असल में जानलेवा भी हो सकता है। इसी विषय पर वर्ष 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 2 बड़ी बातों का जिक्र था। पहला, नौकरी पेशा लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी लगातार कई घंटों तक काम करते रहना बिना आराम किए। दुनिया में अलग अलग कारणों से हर साल जिन 19 लाख कामगारों की मौत होती है, उनमें सबसे ज्यादा लगभग 7.5 लाख कामगार लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दूसरा, हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करने से हार्ट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और भारत में भी इससे हर साल 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो जाती है। ये कर्मचारी ज्यादातर पुरुष होते हैं और पुरुषों के ऊपर आप जानते हैं जिम्मेदारियां बहुत होती है। घर की ईएमआई देनी होती है, बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी होती है, घर का सारा खर्चा चलाना होता है, माता पिता के इलाज का खर्च उठाना होता है, घर में किसी को कुछ भी इच्छा होती है, कोई नई चीज खरीदने की बात होती है, बच्चों को वेकेशन पर जाना होता है, तो ये सारी कुर्बानी पिता करता है। और पिता बिना रुके अपना वीकली ऑफ कैंसिल करके 7 दिन हर महीने हर साल ऐसे ही काम करता चला जाता है और पूरे परिवार के लिए पैसा कमाता है। और फिर ये सब करते करते एक दिन उसी की जान चली जाती है। वर्ष 2016 में भारत में ज्यादा घंटे काम करने के कारण 86,000 कामगारों की मौत हार्ट स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक से हुई थी। 1,15,000 लोगों की मौत हृदय रोगों से हुई। और इससे आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए हफ्ते में 70 घंटे या 90 घंटे काम करना शरीर के लिए और दिमाग के लिए सुरक्षित नहीं है और इससे जान भी जा सकती है, यानी ये जानलेवा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्यादा काम करने से उन्हें जल्दी सफलता मिल सकती है, जबकि बहुत सारी स्टडीज में इस धारणा को भी गलत माना गया है। वर्ष 2015 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह बताया कि अब तक दुनिया में जितने भी लोगों और कंपनियों ने ज्यादा घंटे काम करके सफल होने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर इसमें नाकाम रही है। लेकिन इसके बावजूद हर बड़ी कंपनी और उसका टॉप मैनेजमेंट यही चाहता है कि उनके कर्मचारी बिना तनख्वाह बढ़े घंटों घंटों, दिनों दिन, हफ्ते, महीने, साल लगातार काम करते रहे। जैसे पिछले साल एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि पिछले 5 वर्षों में
हमारे देश की टॉप 5 आईटी कंपनियों के सीईओज की तनख्वाह में 160% की वृद्धि हुई और यह सालाना 34 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह हो गई। सीईओज की तनख्वाह 160% तक बढ़ गई। लेकिन इसी दौरान इन कंपनियों में जो नए कर्मचारी या फ्रेशर्स आए, जो छोटे पदों पर आए, उनकी सैलरी में 5 वर्षों में सिर्फ 4% की वृद्धि हुई और यह जो उनकी सैलरी है वो 3,60,000 से बढ़कर सिर्फ 4 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच पाई। यानी ये कंपनियां इन कर्मचारियों से बिना छुट्टी लिए काम भी करवाना चाहती हैं और सैलरी सिर्फ अपने सीईओज की बढ़ाना चाहती हैं। अपने चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाना चाहती हैं, कर्मचारियों की नहीं। कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है कि आप छुट्टी की बात मत कीजिए, लगातार हर रोज काम कीजिए और तनख्वाह भी बढ़ाने की बात मत कीजिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 51.4% लोग हफ्ते में 49 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन सिर्फ 18,942 रुपए मिलता है, जबकि बाकी के ज्यादातर देशों में 15% से भी कम लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में 49 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं और उनका न्यूनतम वेतन भी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। एसएन सुब्रमण्यम जिस L&T कंपनी के चेयरमैन हैं, उसका सालाना टर्नओवर 2,21,000 करोड़ रुपए है। 2,21,000 करोड़ रुपए। और आज उनके इस बयान से 4 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह कि भारत के कामगार आलसी हैं या उनका शोषण हो रहा है। दूसरा, क्या ज्यादा काम करने से आपको ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी। तीसरा, क्या इससे आय में समानता लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक तरफ इन कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ उनके कर्मचारियों की तनख्वाह पहले जैसी ही रहती है। तो क्या इसमें समानता आएगी। और चौथा सवाल यह है, क्या इससे भारत को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने में मदद मिलेगी या इससे दुनिया में भारत का सिर्फ मजाक उड़ेगा, क्योंकि भारत में कर्मचारियों का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है। अगर हम सब हफ्ते में 7 दिन 13 घंटे हर रोज बिना छुट्टी लिए काम करने लगे, तो पहला हमारे मन में सवाल यह है, क्या हमारी तनख्वाह भी करोड़ों में हो जाएगी या हमारी तनख्वाह भी डबल, ट्रिपल या उससे ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा, क्या इससे भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। हालांकि भारत में जब इस खबर को लेकर इतनी बहस हो रही है, तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के 80 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस देखने में ही हफ्ते में 51 घंटे बर्बाद कर देते हैं और यह समय पूरे हफ्ते काम करने के समय से भी ज्यादा है। पिछले महीने मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने वर्क लाइफ बैलेंस पर बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि यह हर किसी का एक व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत मामला है कि वो घर पर 4 घंटे बिताना चाहता है या घर पर 8 घंटे बिताना चाहता है, वो अपने दफ्तर में कितना समय बिताना चाहता है और अपने घर और परिवार के साथ कितना समय बिताना चाहता है। एक बात आपने कॉमन देखी होगी, चाहे वो L&T के चेयरमैन हो और या फिर गौतम अडानी हो, सब ने जब घर और दफ्तर के बीच संतुलन की बात की तो उसमें पत्नी का नाम जरूर लिया है। लेकिन पत्नी का नाम इस तरीके से लिया गया है कि एक ने कहा कि पत्नी को आखिर कब तक निहारते रहेंगे और पत्नी भी आपको कब तक निहारती रहेगी, और दूसरे अडानी साहब ये कहते हैं कि अगर आपने घर पर कम समय दिया तो पत्नी भाग जाएगी। इससे एक ही सोच का पता चलता है और वो ये कि हमारे देश में आज भी एक पुरुष प्रधान सोच है, जिसमें हमारी महिला दर्शकों को हो सकता है ये बात कुछ खराब भी लगे, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि घर और परिवार की जब बात होती है तो सब कुछ पत्नी के ऊपर केंद्रित होता है। और आज हमारा विश्लेषण भी यह है कि जब तक आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताएंगे, तब तक आप अपने कार्यालय में, दफ्तर में, काम में भी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह विवाद हमेशा से रहा है कि कितनी मेहनत काफी है और यह हर किसी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आज यह कह देना कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए,
70 घंटे काम करना चाहिए, 50 घंटे काम करना चाहिए या 35 घंटे काम करना चाहिए, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग होती हैं, हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग होता है और हर व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता है वो भी अलग होती है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 35 घंटे भी काम नहीं करना चाहते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70 घंटे और 90 घंटे काम करते हैं। लेकिन आपको अगर उस काम के बदले एक अच्छा पुरस्कार मिलता है, आपको उस काम के बदले जो आप चाहते हैं वो खुशी भी मिल रही है, उतना पैसा भी मिल रहा है, लाइफस्टाइल मिल रही है, सफलता मिल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर आपको उतने ही घंटे काम करने के बाद भी ना सफलता मिल रही है, ना धन ज्यादा मिल रहा है, ना सफलता ज्यादा मिल रही है, ना प्रमोशन मिल रही है, तो फिर आप इतने घंटे काम नहीं करना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें आज ये सोचना होगा कि अपने कर्मचारियों को कैसे खुश रखना है, कैसे अपने कर्मचारियों को लगातार हर साल एक ग्रोथ देनी है, ताकि उन्हें लगे कि वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें लगे कि उनका भी एक योगदान है। और इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला हो सकता है कि अपने कर्मचारियों को अपना पार्टनर बनाइए। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब उन्होंने अपने कर्मचारियों को अपना पार्टनर बनाना शुरू कर दिया है, अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी के शेयर देने शुरू कर दिए हैं, ताकि कर्मचारियों को लगे कि वो इस कंपनी के मालिक भी हैं और वो भी इस कंपनी के मालिक की तरह सोचने लगे, एक पार्टनर की तरह सोचने लगे। लेकिन जो कंपनी आज भी पुराने जमाने के हिसाब से चल रही है, जो कर्मचारियों को सिर्फ एक कर्मचारी की तरह ही देखती हैं और ये सोचती हैं कि कैसे कम पैसे में इनसे ज्यादा काम करवाया जाए, उन कंपनियों के जमाने अब धीरे धीरे लद जाएंगे। अब नई सोच का जमाना है। हमारे जो युवा हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। हमारे जो युवा हैं वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये विवाद तो बहुत पुराना है। आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नारायण मूर्ति ने जो 70 घंटे की बात कही वो सही है या वो गलत है, या आज जो L&T के चेयरमैन ने कहा है कि 90 घंटे काम करना चाहिए, रविवार को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो। असल में जब भी कोई बड़ा CEO या कोई बड़ा मैनेजर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसे यह दिखाना होता है कि उसके नेतृत्व में यह कंपनी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरह कार में एक एक्सीलरेटर होता है, कोई भी बड़ा लीडर जब एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो उस कंपनी के एक्सीलरेटर को दबा देता है और पूरा दबा देता है, और वो चाहता है कि ये कंपनी एक कार की तरह तेजी से, बहुत तेजी से 100-150 की स्पीड पर दौड़े, और जब इससे जो फायदा होगा तो वो उसके CV में, यानी उसके पोर्टफोलियो में उसकी छवि को चमकाए। कंपनी को फायदा होगा तो उसे भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा, और इसी को हम सफलता मानते हैं। लेकिन कई बार जब हम उस बटन को पैर से, जब एक्सीलरेटर को दबाते हैं, तो इतना ज्यादा दब जाता है कि इंजन हांफने लगता है। वो स्थिति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और एक बात और है, अगर हमारे देश के युवा पूरे हफ्ते में 50 घंटे रील्स देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, तो शायद 50 घंटे काम भी कर सकते हैं। इसी विवाद के बीच एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, और वो ये कि एक व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल किया कि उसे सोते सोते ही 1000 कंपनियों से नौकरी के इंटरव्यू के ईमेल्स आ गए। इस व्यक्ति ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार किया जो इस व्यक्ति के हिसाब से नौकरियों को ढूंढता है। जैसी नौकरी उस व्यक्ति को चाहिए या किसी को भी चाहिए, उसके हिसाब से नौकरी ढूंढता है। फिर उसके लिए उस नौकरी के हिसाब से उसका एक रिज्यूमे तैयार करता है, बायोडेटा तैयार करता है, और बाद में उन्हीं नौकरियों के लिए आवेदन भी खुद ही कर देता है। और यह व्यक्ति पिछले हफ्ते जब सो रहा था, तब इस AI टूल ने ऐसा ही किया, जबकि यह व्यक्ति सोया हुआ था। इसके नाम से अप्लाई कर दिया, इसका CV बना दिया, और 1000 से ज्यादा कंपनियों में अलग अलग नौकरियों के लिए आवेदन कर दिया। और इस व्यक्ति को 50 कंपनियों से सोते सोते ही इंटरव्यू के लिए कॉल आ गए। तो सोचिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि लोगों को बिना छुट्टी लिए काम करना चाहिए, हर रोज 13 घंटे, हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। दूसरी तरफ इसी देश में एक व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से सोते सोते ही 1000 नौकरियों के लिए आवेदन
भेज देता है। तो अब धीरे धीरे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जाएगा, आपके काम करने के घंटे कम होते चले जाएंगे। और जो मायने रखेगी बात वो ये है कि आपने कितने घंटे काम किया ये नहीं, आपने कितनी छुट्टी ली या नहीं ली ये नहीं, बल्कि आपका जो काम था वो कितना प्रोडक्टिव है, आपके काम से फायदा कितना हो रहा है, ये मायने रखेगा। अब आप ये देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आम कर्मचारियों की तनख्वाह में मामूली वृद्धि करके उनसे से ज्यादा काम करवाना चाहती हैं, उन कंपनियों को कैसे बड़े बड़े बैंकों से बड़ी आसानी से हजारों करोड़ रुपए के लोन मिल जाते हैं और इस लोन को बाद में ना चुकाने पर माफ भी कर दिया जाता है। इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक 7 साल पुरानी घटना से करना चाहते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां कुछ लोगों ने एक गरीब किसान की उसी के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी, क्योंकि इस किसान ने ट्रैक्टर को खरीदने के लिए एक बैंक से 99,000 रुपए का लोन लिया और बाद में जब वो ये लोन नहीं चुका पाया तो लोन रिकवरी का काम करने वाले एजेंट्स ने इस किसान को ट्रैक्टर से ही कुचलकर मार डाला। इस किसान का नाम था ज्ञानचंद, उसकी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। वर्ष 2018 में जब इस किसान को सिर्फ 99,000 रुपए के लोन के लिए जान से मार डाला गया, तब इसी देश के 100 बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों ने अलग अलग बैंकों से लिया लोन वापस चुकाना बंद कर दिया था। ऐसे लोन्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं और उस समय देश में 43% एनपीए सिर्फ इन 100 उद्योगपतियों के थे। सोचिए, क्या हमारे बैंकों ने इस किसान की तरह इन उद्योगपतियों के घरों पर कभी अपने लोन रिकवरी के एजेंट्स भेजे? यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में खुद दी है और अब भी 31 मार्च 2024 तक देश में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन और एनपीए ऐसा है जिसे इन्हीं 100 बड़े उद्योगपतियों ने आज तक चुकाया नहीं है। इन कंपनियों पर मार्च 2019 तक बैंकों का 4 लाख करोड़ रुपए बकाया था, जिसे बैंकों ने एनपीए घोषित करके यह बताया कि ये कंपनियां अब इस लोन का ना तो ब्याज दे रही हैं और ना ही मूलधन लौटा रही हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भारत का संविधान अमीर, गरीब, धर्म, जाति और नस्ली आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन हमें लगता है कि जब आप जमीन पर जाएंगे तो यह बात सही नहीं निकलती। पिछले महीने 16 दिसंबर को सरकार ने संसद में कुछ आंकड़े पेश किए। सरकार ने बताया कि भारत के सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने पिछले 10 वर्षों में 12,30,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ का मतलब यह नहीं होता कि बैंकों ने इस लोन को माफ कर दिया है। इसका मतलब यह होता है कि बैंकों ने 12,30,000 करोड़ रुपए के लोन को अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया है ताकि इस लोन को एनपीए ना माना जाए और बैंक इस लोन की वसूली को भी जारी रख सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राइट ऑफ किए गए इस लोन की आखिर कितनी रिकवरी होती है? तो इसका जवाब है ना के बराबर रिकवरी होती है। पिछले 5 वर्षों में ऐसे सिर्फ 18.7% लोन्स की रिकवरी हुई और बाकी का 81.3% लोन आज भी बकाया खड़ा है और यह लोन भी बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। सोचिए, आम आदमी को उसके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के साथ कभी ऐसी सुविधा मिल सकती है? आप आज कार लोन लेकर देखिए, अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल का लोन लेकर देखिए, पर्सनल लोन लेकर देखिए, ट्रैक्टर का लोन लेकर देखिए, और अगर आप 2-3 महीने उसकी किस्त नहीं चुका पाए तो बैंक के रिकवरी एजेंट्स आपके घर पर आ जाएंगे, पूरे समाज में आपको बदनाम करेंगे और आपके सामान को आपके घर से उठाकर ले जाएंगे। जिन सरकारी बैंकों में लोन के लिए आम लोगों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं, उन सरकारी बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है और ये सरकारी बैंक लोन नहीं चुकाने पर इसे इतनी आसानी से राइट ऑफ भी कर देते हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकारी बैंकों ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ किया, और ये जो राइट ऑफ किया हुआ लोन है वो ऐसे लोन्स का कुल 53% है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा 1,46,000 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक ने 82,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 82,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 77,000 करोड़
और बैंक ऑफ इंडिया ने 45,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है और ये सारे सरकारी बैंक हैं। लोन्स को राइट ऑफ करने से बैंकों को दो तरह के फायदे होते हैं। पहला, इससे उनका एनपीए नहीं बढ़ता और दूसरा, उन्हें टैक्स में भी फायदा मिलता है। दूसरी तरफ इससे हजारों करोड़ रुपए का लोन लेने वाले उद्योगपतियों को भी एक तरह से लोन चुकाने के लिए और मोहलत मिल जाती है, जो कि आम आदमी को कभी नहीं मिलती। इन आंकड़ों के साथ अब आप भारत के आम लोगों और किसानों की स्थिति को भी जरा देखिए। भारत में 40% किसानों की आत्महत्या का कारण यही होता है कि वो बैंक, जमींदार या साहूकार से लिए गए कर्ज को लौटा नहीं पाते। भारत में कुल लोन्स में रिटेल लोन्स की हिस्सेदारी सिर्फ 30% है। इसका मतलब यह है कि अगर सारे बैंक मिलकर 100 रुपए का लोन देते हैं तो इसमें से 70 रुपए का लोन उद्योगपतियों, कंपनियों और बड़ी संस्थाओं को मिलता है और सिर्फ 30% लोन आम लोगों को मिलता है। आम लोग सबसे ज्यादा पर्सनल लोन, व्हीकल या कार लोन या फिर होम लोन लेते हैं और अगर किसी महीने आपने ईएमआई की जो किस्त दी है, जो चेक दिया है, वो बाउंस हो जाए तो बैंक का लोन रिकवरी डिपार्टमेंट आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा और अपने गुंडे आपके घर पर भेज देगा। बैंक थर्ड पार्टी की मदद से रिकवरी एजेंट्स को हायर करता है जो एक तय कमीशन के लिए बैंक के साथ काम करते हैं, बैंक के पैसे को लेते हैं वापस और इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं होता क्योंकि ये आम लोगों को 5-5 हजार रुपए के लिए भी उनके घर के बाहर जाकर सबके सामने अपमानित करते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में घटना हुई जहां एक व्यक्ति ने एक लोन वाले ऐप से 22,000 रुपए का लोन लिया, लेकिन जब उसने ये नहीं चुकाया तो रिकवरी एजेंट्स ने इस व्यक्ति की पत्नी की एक मॉफ्ड तस्वीर को उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर कर दिया और बाद में इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो आज हमारे देश में भी दो तरह के भारत हैं। एक भारत वो है जिसे आप इंडिया कह सकते हैं, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैंकों से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का लोन मिल जाता है और बैंक भी इन लोन्स को आगे चलकर बड़ी आसानी से राइट ऑफ कर देते हैं और ये बड़े बड़े उद्योगपति, कोई 5,000 करोड़ के लोन में डूबा है, किसी के ऊपर 10,000 करोड़ का कर्जा है, किसी के ऊपर 20-30 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन आप इनका लाइफस्टाइल देखिए। इतना कर्जा अपने ऊपर होने के बावजूद, इनकी कंपनियां इतना घाटा दिखा रही हैं, उसके बावजूद ये प्राइवेट प्लेन्स में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, करोड़ों रुपए की शानदार गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। इनके परिवार के लोग महंगी यात्राएं करते हैं, विदेशों में वेकेशन पर जाते हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, जबकि इनके ऊपर इतना कर्जा है। आप सोचिए, हमारे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, अगर उनके ऊपर 1 लाख रुपए का भी लोन होता है तो घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो ये कहते हैं कि जब तक ये लोन हमारे सिर से उतर नहीं जाता तब तक कोई खर्चा मत करो, कोई नई गाड़ी मत खरीदो, बाहर छुट्टी मनाने के लिए मत जाओ, कोई भी फालतू खर्चा मत करो, क्योंकि ये जो लोन है इतना बड़ा बोझ होता है आज मिडिल क्लास परिवारों के लिए कि जब तक वो बोझ हट नहीं जाता तब तक वो परिवार ठीक से सांस नहीं ले पाता। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, हजारों करोड़ रुपए के लोन होने के बावजूद, कर्जा होने के बाद भी ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को ना कोई चिंता होती है और ना ही कोई स्ट्रेस होता है। तो एक भारत तो ये है, एक इंडिया, और दूसरा भारत वो है जहां आम लोगों को लोन ना चुकाने पर जान से मार दिया जाता है, उन्हें मानसिक रूप से अपमानित किया जाता है, इतना अपमानित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। यह दूसरा भारत है। आज भारत के किसानों पर लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और यह कर्ज बड़े बड़े उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए गए कर्ज से सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। आज हम देश के सामने यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि क्या लोन के मामले में भारत के आम लोगों को भी बैंकों से वही सुविधा मिलेगी जो उद्योगपतियों को लोन नहीं चुकाने पर मिलती है। और अब आपको देश से बाहर लेकर चलते हैं और आपको इजराइल की उस नई योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत वो अखंड इजराइल बनाना चाहता है। इस योजना का नाम है द ग्रेटर इजराइल प्लान। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पुराना नक्शा जारी किया है और कहा है कि वो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रेटर इजराइल का मतलब उस अखंड इजराइल से है जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, इजिप्ट
और सऊदी अरब के कई इलाके शामिल होंगे। इजरायल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आज से 3000 वर्ष पहले इस भूखंड पर यहूदी साम्राज्य का शासन था। उस समय राजा शाउल, राजा डेविड और राजा सोलोमन ने, किंग सोलोमन अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो किंग सोलोमन ने 120 वर्षों तक यहां पर शासन किया था। और यह वो समय था जब इस शासन में यहूदी धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन बाद में कसदी साम्राज्य के हमलों के बाद इस भूखंड पर अरब के खलीफाओं का शासन आ गया और यहां मुसलमान आकर बसने लगे और यहां इस्लाम धर्म का विस्तार होने लगा। लेकिन इजरायल आज भी इस भूखंड को भूला नहीं है और वो अब भी इजरायल को अखंड इजरायल बनाना चाहता है। इजरायल का यह भी कहना है कि बाइबल के पूर्व विधान में ग्रेटर इजराइल की सीमाओं का जिक्र किया गया है और इसे प्रॉमिस्ड लैंड बताया गया है। बाइबल में लिखा है कि पैगंबर इब्राहिम को जो जमीन मिली थी वो जमीन इजिप्ट की नायल नदी से फरात नदी तक मौजूद है और यही कारण है कि इजरायल इसी के आधार पर जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन और सऊदी अरब के इलाकों को अखंड इजराइल का हिस्सा मानता है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखते हैं और पैगंबर इब्राहिम के पुत्र आइजैक और आइजैक के पुत्र जेकब का भी इन सभी धर्मों में जिक्र आता है और इस्लाम धर्म में उन्हें पैगंबर याकूब कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आइजैक के पुत्र जेकब को ही इजराइल कहा जाता था और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम था जुड़ा, जिन्हें यहूदा भी कहते हैं और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी माना गया। और अब 3000 वर्ष पुराने इसी इतिहास को आधार बनाकर इजराइल अखंड इजराइल बनाने की बात कह रहा है, जिस पर मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान की सरकारों ने इजराइल के विदेश मंत्रालय के इस नक्शे को उनकी संप्रभुता पर हमला बताया है और कहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। दुनिया में प्रमुख रूप से 3 देश ऐसे हैं जो अखंड राष्ट्र को कभी भूले नहीं। इनमें एक है इजराइल, दूसरा है हमारा देश भारत और तीसरा है रशिया, क्योंकि हम भी अखंड भारत की बात करते हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि वो अखंड रशिया बनाना चाहते हैं। भारत भी अखंड भारत के विचार को कभी भूला नहीं है और मई 2023 में जब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब इसमें अखंड भारत का एक विशाल भित्ति चित्र लगाया गया था, जिसमें प्राचीन ग्रंथों के साथ दक्षिण भारत के विक्रांत हिंदू साम्राज्यों का भी उल्लेख था। इसमें मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया था और इसमें हस्तिनापुर के वैभव से लेकर तक्षशिला के तेज और दक्षिण भारत के चोल, पांड्य और केरल पुत्र राजवंश का भी इसमें जिक्र था। और अब हम आपको उस कहावत के बारे में बताएंगे जिसे हमारे देश के लोग भूल चुके हैं। यह कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। क्या आपको पता है कि किसी भी धार्मिक कार्य के बाद सात्विक भोजन क्यों किया जाता है? आप फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा या मोमोज खाकर अपना व्रत क्यों नहीं खोलते? भंडारे में आलू पूड़ी की जगह नूडल्स और चाउमीन क्यों नहीं खिलाई जाती? या महाकुंभ के मेले में शामिल होने वाले तमाम साधु संत सात्विक भोजन क्यों करते हैं इस दौरान? इसका कारण यह है कि जैसा आप आहार खाते हैं वैसा ही आपका व्यवहार होता है। आप हर वक्त क्रोध में रहते हैं, तनाव में रहते हैं या खुश रहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा खाना खाते हैं। लेकिन आज की मौजूदा पीढ़ी इस विचार को भूल चुकी है। एक नए सर्वे के मुताबिक भारत के 16% युवा हर रोज जंक फूड खाते हैं। 23.5% युवा हफ्ते में 4 से 6 बार और 40% युवा हफ्ते में कम से कम 1 से 3 बार जंक फूड खाते हैं। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में 38% लोग बाजार का तला भुना और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। भारत के लोग हर दिन 2 करोड़ मोमोज, 15 से 20 लाख बर्गर, 9 से 10 लाख पिज्जा, 1.5 करोड़ प्लेट नूडल्स और हर दिन 2 करोड़ लीटर आइसक्रीम खा जाते हैं। और यही खाना भारत के लोगों का व्यवहार और उनके विचारों को बदल रहा है। आज अगर भारत के ज्यादातर लोग गुस्से में रहते हैं, तनाव में रहते हैं,
या आलस्य में रहते हैं, तो इसका बड़ा कारण यह है कि वो सात्विक भोजन की जगह तामसिक भोजन खा रहे हैं, जिनसे उनके मस्तिष्क को पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त ताकत नहीं मिलती। और यह बात अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कही है। इसके मुताबिक मस्तिष्क को हमारे शरीर की सबसे ज्यादा 20% एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने से मस्तिष्क को यह पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, तो उस व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, जो लोग ज्यादा तीखा खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है। और इसका सीधा सा कारण यह है कि मस्तिष्क और पेट की आंतें एक दूसरे से जुड़ी हैं, जिसके कारण आप जैसा खाना खाते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साधु संत सात्विक भोजन ही क्यों करते हैं? या जब आपका व्रत होता है तो व्रत में सात्विक खाना या हरी सब्जियां और फल खाने के लिए क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि सात्विक भोजन से आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, मस्तिष्क को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। सात्विक खाना खाकर आप ज्यादा आनंदित, खुश और तनाव मुक्त रहते हैं और आपका मस्तिष्क ज्यादा बेहतर काम करता है। आपका मन वैसा ही रहता है जैसा आपकी थाली का अन्न होता है। अगर आप हरी सब्जियां, फल, दाल या रोटी खाते हैं जो अच्छे आटे से बनी है, तो यह खाना आपको न सिर्फ स्वस्थ रखता है, बल्कि यह आपके विचारों को भी सात्विक बनाता है। उदाहरण के लिए, हमारे परिवारों में आज भी जो बुजुर्ग घर की बनी दाल, रोटी और सब्जियां खाते हैं, उनका व्यवहार दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा शांत और खुश रहता है। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो भी खाएं सोच समझकर खाएं, क्योंकि जैसा आपका अन्न होगा वैसा ही आपका मन होगा। और जब आप खाना खाते हैं तो आप में से ज्यादातर लोग ये सोचकर खाते हैं कि इस खाने से आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। आप बहुत बार सतर्क रहते हैं और सोचते हैं कि इतना ही खाना खाना है क्योंकि आपके शरीर का वजन ना बढ़ जाए, या फिर ऐसा खाना खाना है जिससे आपके शरीर को ये प्रोटीन मिलेगा, या ये नई ताकत मिलेगी, या ये विटामिन मिलेगा। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि ये खाना खाने से आपके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा और इस खाने से आपके दिमाग को कितनी ताकत मिलेगी। हमेशा याद रखें, आपके शरीर का 20% जो हिस्सा है ताकत का, एनर्जी का, वो आपके दिमाग को चाहिए होता है। दिमाग आपके शरीर का वो हिस्सा है जो लगातार 24 घंटे काम करता है बिना रुके हुए। इसलिए इसकी ताकत को, इसकी एनर्जी को जो सप्लाई चाहिए, उसे आपको लगातार बरकरार रखना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए जो आपके दिमाग को भी ज्यादा स्वादिष्ट लगे।